ठीक, तो यहाँ पे आज देखेंगे मेथड ऑफ इंप्रूविंग कंपटीशन, कंपटीशन को इंप्रूव करने के मेथड। तो कंपटीशन को इंप्रूव करने के यहाँ पे टू मेथड्स होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे कंपटीशन को इंप्रूव करने के टू मेथड्स होते हैं। एक होता है रेजिस्टेंस कंपटीशन, और दूसरा होता है ई आर्म ऑफ कंपटीशन। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस कंपटीशन क्या होता है। तो उसमें हेडिंग डाल लीजिए रेजिस्टेंस कंपटीशन। तो स्टार्टिंग में जब डीसी जनरेटर यूज कर रहे थे, ठीक है, तो स्टार्टिंग में जब डीसी जनरेटर यूज कर रहे थे तो उस समय जो ब्रश यूज कर रहे थे वो ब्रश थे यहाँ पे लो रेजिस्टेंस कॉपर ब्रश। ठीक, तो जैसे हमने देखा था यहाँ पे कल कंपटीशन के समय में कि जब कंपटीशन होता है और कंपटीशन फिनिश होने वाला होता है तो कार्बन ब्रश जो है सेगमेंट बी से कहाँ आता है, सेगमेंट ए में। तो उस कंडीशन में यहां से करंट क्या करती है, जंप, और यहाँ पे क्या होती है, स्पार्किंग प्रोड्यूस्ड होती है। तो यहाँ पे यदि हम लो रेजिस्टेंस कॉपर ब्रश का यूज करेंगे तो यहां से जो जंप करने वाली करंट होगी उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, हाई होगा। तो इस मेथड में क्या किया रेजिस्टेंस कंपटीशन में कि लो रेजिस्टेंस कॉपर ब्रश को रिप्लेस किया हाई रेजिस्टेंस कार्बन ब्रश। ठीक है, तो पहले किसका यूज कर रहे थे यहाँ पे हम, लो रेजिस्टेंस कॉपर ब्रश। तो यहां पे रेजिस्टेंस कंपटीशन में क्या किया, इस लो रेजिस्टेंस कॉपर ब्रश को रिप्लेस कर दिया, इसको हटा दिया और इसकी जगह में हाई रेजिस्टेंस कार्बन ब्रश का यूज किया। तो जब इसका रेजिस्टेंस क्या है, यहाँ पे हाई है, तो यहाँ पे जंप करने वाली करंट का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जो करंट 5 एम्पियर थी ये कम होके 4 एम्पियर हो जाएगी या 3 एम्पियर हो जाएगी। तो स्पार्किंग जो है वो वहां पे रिड्यूस हो जाएगी। तो जो ये रेजिस्टेंस कंपटीशन है, इस रेजिस्टेंस कंपटीशन में हम स्पार्किंग को टोटली एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, यानी कि कंपटीशन को टोटली इंप्रूव नहीं कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि कंपटीशन के पुअर होने का मेन रीजन क्या होता है, इस कॉइल का जो रिएक्टेंस वोल्टेज है, एमएनए की जो कॉइल है इस कॉइल की रिएक्टेंस वोल्टेज होती है। जब तक वो रिएक्टेंस वोल्टेज को हम जीरो नहीं करेंगे कंपटीशन इंप्रूव नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पे कार्बन ब्रश क्या कर सकते हैं, केवल कंपटीशन को थोड़ा इंप्रूव कर सकते हैं, यानी कि कार्बन ब्रश पे स्पार्किंग को थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक, तो फिर कार्बन ब्रश सिर्फ इसी के लिए यूज करेंगे ऐसा जरूरी नहीं है। तो कार्बन ब्रश यूज करने की एक दूसरा रीजन और होता है, कार्बन ब्रश की एक दूसरी एडवांटेज और होती है कि कार्बन ब्रश में होती है सेल्फ लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी। तो कार्बन ब्रश यूज करने का मेन दूसरा रीजन क्या होता है यहाँ पे, कि उसमें क्या होती है, सेल्फ लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी होती है। तो जब वो कम्यूटेटर की सरफेस पे रगड़ा रहा है, उस पर राइड कर रहा है, तो उस समय कम्यूटेटर की सरफेस को क्या करता है, वो पॉलिश कर देता है। पॉलिश करके उसको कम्यूटेटर की सरफेस को क्या करता है, वो स्मूथ कर देता है। कभी घिसा हुआ कार्बन ब्रश यदि देखोगे, छू के हुए हाथ से कभी देखोगे तो बहुत ही स्मूथ होता है। ठीक है, तो कार्बन ब्रश यूज करने का दूसरा कारण क्या है, यहाँ पे उसकी सेल्फ लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी है, और इसके कारण क्या करता है, वो कंप्यूटर की सरफेस को पॉलिश करके उसको स्मूथ कर देता है।
जिससे कि एक तो उनके बिटवीन जो फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन क्या होगा, रिड्यूस्ड होगा, ब्रश जंप नहीं करेगा, तो वहां पे स्पार्किंग क्या होगी, कम रहेगी। आई बात समझ में। लेकिन यदि हम कार्बन ब्रश यूज करते हैं तो इसकी कुछ ड्रॉबैक भी होगी कार्बन ब्रश यूज करने की, है ना। लो रेजिस्टेंस कॉपर ब्रश को रिप्लेस कर रहे हैं किससे, हाई रेजिस्टेंस कार्बन ब्रश से, तो इसकी कुछ ड्रॉबैक भी होगी यहाँ पे कि हाई रेजिस्टेंस होने के कारण वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, इसमें ज्यादा होगा। ठीक। दूसरा हमने पढ़ा था कि जो कॉपर होता है, कॉपर की जो करंट डेंसिटी होती है वो कितनी होती है, 23 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और कार्बन की करंट डेंसिटी कितनी होती है, 5 to 7 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक। तो यहाँ पे सेम वैल्यू की करंट को यदि कैरी करना है तो जो कार्बन ब्रश की विड्थ होगी वो कॉपर की तुलना में हमको क्या रखनी पड़ेगी, ज्यादा रखनी पड़ेगी। तो हमने लिखा था स्टार्टिंग में कि कार्बन ब्रश की जो विड्थ होती है 2 to 3 सेगमेंट्स, है ना, कंप्यूटर सेगमेंट्स के इक्वल होती है। तो इसीलिए कार्बन ब्रश की विड्थ को ज्यादा रखा जाता है कि यदि उसकी विड्थ को आप कम रखोगे तो वो प्रॉपर करंट कलेक्शन नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो उसकी जो करंट डेंसिटी है लो होने के कारण उसकी विड्थ वहां पे ज्यादा रखनी पड़ती है। ठीक। दूसरा कि कार्बन ब्रश का रेजिस्टेंस हाई है तो इसमें पावर लॉस भी क्या होगा, पावर डिसिपेशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये कुछ ड्रॉबैक होती हैं, लेकिन फिर भी लार्ज जो मशीन होती हैं, है ना, हाई वोल्टेज मशीन, उनमें किसका यूज किया जाता है, कार्बन ब्रश का ही यूज करते हैं। आई बात समझ में। तो इसमें नोट करिएगा, इसमें लिखिएगा रेजिस्टेंस कंपटीशन में इस मेथड में लो रेजिस्टेंस कॉपर ब्रशेस को लो रेजिस्टेंस कॉपर ब्रशेस को हाई रेजिस्टेंस कार्बन ब्रश से रिप्लेस करते हैं, हाई रेजिस्टेंस कार्बन ब्रश से रिप्लेस करते हैं। नेक्स्ट, यह कम्यूटेशन को केवल स्लाइटली इंप्रूव कर पाता है, यह कंडीशन को केवल स्लाइटली थोड़ा सा इंप्रूव कर पाता है, यह कंडीशन को केवल स्लाइटली इंप्रूव कर पाता है। नेक्स्ट, कार्बन ब्रश यूज करने की अनदर एडवांटेज, कार्बन ब्रश यूज करने की अनदर एडवांटेज उसकी सेल्फ लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी होती है। कार्बन ब्रश यूज करने की अनदर एडवांटेज उसकी सेल्फ लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी होती है। इसके कारण वह कम्यूटेटर की सरफेस को पॉलिश एंड स्मूथ करता है, पॉलिश एंड स्मूथ करता है। इससे कम्यूटेटर कम डैमेज होता है, इससे कम्यूटेटर कम डैमेज होता है। ठीक है। क्या होता है कि जो वेल्डिंग वगैरह की होगी, वेल्डिंग वेल्डिंग तो यदि हम मेटल इलेक्ट्रोड लेते हैं और मेटल इलेक्ट्रोड को
ये मान लीजिए कोई जॉब है और ये किससे कनेक्ट है, यहाँ पे अर्थ से कनेक्ट है। एक मेटल इलेक्ट्रोड लेते हैं और मेटल इलेक्ट्रोड को इससे टच करते हैं, तो इलेक्ट्रोड और जॉब के बिटवीन क्या होती है, हाई वैल्यू करंट फ्लो होती है। तो यहाँ पे I²R लॉस होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, और उसके कारण ये जो इलेक्ट्रोड होता है ये इसके साथ में चिपक जाता है, वेल्ड हो जाता है, फिर इसको ऐसे छुड़ाना पड़ता है, देखिए होगी, ठीक है। तो ये जिसको वेल्डिंग नहीं आती है वो वेल्डिंग करते समय यही गलती बार बार करता है, और जिसको वेल्डिंग आती है वो थोड़ा दूर से रखता है, दूर रखता है, तो दोनों के बिटवीन क्या होती है, आर्क प्रोड्यूस होती है, उससे करंट फ्लो होती है, उसकी हीट से वेल्ड होती है। तो यहाँ पे यदि हम कॉपर ब्रश यूज कर रहे हैं, तो कम्यूटेटर के साथ में यदि कॉपर ब्रश है और इनके बिटवीन हाई वैल्यू की करंट फ्लो हो रही है, तो इसके वेल्ड होने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, वहां पे बढ़ जाएगी। बात समझ में आ गई। कार्बन ब्रश जो है, कार्बन वेल्डिंग जो पड़े होगे ना, कार्बन वेल्डिंग जो होती है वो इजी होती है। कार्बन जो है वो वेल्ड नहीं होता, उसमें वेल्ड होने की प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो यदि कार्बन ब्रश यूज कर रहे हैं, यदि हाई करंट भी फ्लो हो रही है, तो वो इसके साथ में चिपकेगा नहीं, इसके साथ गल कर जुड़ेगा नहीं आपस में, वेल्डिंग नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो कम्यूटेटर को डैमेज करेगा कौन ज्यादा कर सकता है, वहां पे कॉपर ब्रश, ठीक है। कार्बन ब्रश जो है वो जब स्पार्किंग वगैरह होगी, हाई वैल्यू की करंट फ्लो होगी, तो कार्बन ब्रश कम डैमेज वहां पे करेगा, ठीक है। तो वही लिखे हो कि कार्बन ब्रश जो है वो क्या करेगा, वहां पे डैमेज कम करता है, कंप्यूटर उसके कारण डैमेज क्या होता है, कम होता है। उसके बाद में इसकी ड्रॉबैक लिखिए, इसकी ड्रॉबैक क्या होती है, कार्बन ब्रश की ड्रॉबैक क्या होती है। फर्स्ट लिखिए, हाई रेजिस्टेंस के कारण, हाई रेजिस्टेंस के कारण ईच ब्रश, प्रत्येक ब्रश 1 वोल्ट ड्रॉप करता है। इससे मशीन में मिनिमम 2 वोल्ट ड्रॉप हो जाती है, इससे मशीन में मिनिमम 2 वोल्ट ड्रॉप हो जाती है। मिनिमम 2 वोल्ट ड्रॉप हो जाती है, ठीक। तो हमने पढ़ा था, याद होगा, कि जो ब्रश होते हैं उसमें वोल्टेज ड्रॉप लिखे थे कि कार्बन ब्रश कितना वोल्टेज ड्रॉप करता है, 1 वोल्ट ड्रॉप करता है। तो किसी भी मशीन में मिनिमम कितने ब्रश यूज करने पड़ेंगे, 2 ब्रश। तो एक ब्रश 1 वोल्ट ड्रॉप करेगा, तो दूसरा ब्रश भी, तो टोटल वोल्टेज ड्रॉप कितनी होगी, 2 वोल्ट हो जाएगी। सेकंड लिखिए, कार्बन ब्रश की करंट डेंसिटी लो 5 to 7 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कार्बन ब्रश की करंट डेंसिटी लो 5 to 7 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर होने के कारण ब्रश की विड्थ लार्ज, ब्रश की विड्थ लार्ज, ब्रैकेट में लिख लो 2 to 3 कंप्यूटर सेगमेंट, ब्रैकेट में लिख लो इक्वल टू 2 to 3 कम्यूटेटर सेगमेंट। कार्बन ब्रश की विड्थ लार्ज रखनी पड़ती है, कार्बन ब्रश की विड्थ लार्ज रखनी पड़ती है। हाई रेजिस्टेंस के कारण पावर डिसिपेशन अधिक होता है, पावर डिसिपेशन अधिक होता है। तो ये इसकी यहां पे कुछ ड्रॉबैक भी होती है, ठीक।
तो ये जो है मेथड ऑफ इंप्रूविंग कंपटीशन में ही आता है, लेकिन ये कंपटीशन को टोटली इंप्रूव नहीं कर सकता है। तो यदि हमको कंपटीशन को टोटली इंप्रूव करना है तो हमको क्या यूज करना पड़ेगा, ईएम ऑफ कंपटीशन का यूज करना पड़ेगा। तो जैसा कि इसका नाम है ईएम ऑफ कंपटीशन, ठीक, समझ में आ रहा है कि जैसा कि इसका नाम है ईएम ऑफ कंपटीशन, तो इसमें हम क्या करते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, तो जो एमएनए की आर्मेचर कॉइल है, ये एमएनए की आर्मेचर कॉइल है, और इसी कॉइल में क्या होता है, एमएनए की आर्मेचर कॉइल में क्या होता है, रिएक्टेंस वोल्टेज, ठीक। तो जो रिएक्टेंस वोल्टेज होती है, इस रिएक्टेंस वोल्टेज के इक्वल और इसके अपोजिट इसी कॉइल में हम क्या करेंगे, एक ईएमएफ इंड्यूस कराएंगे। बात समझ आ गई। तो रिएक्टेंस वोल्टेज के इक्वल एंड अपोजिट मैग्नीट्यूड की एक ईएमएफ इस एमएनए की कॉइल में इंड्यूस कराएंगे, तो वो रिएक्टेंस वोल्टेज को क्या कर देगी, कैंसिल। तो रिएक्टेंस वोल्टेज कैंसिल हो जाएगी तो करंट अपने प्रॉपर टाइम में रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। तो करंट के रिवर्स होने के टाइम में ये डिले कर रही थी, तो करंट जो है, जो हमारा कम्यूटेशन का टाइम पीरियड है, ठीक, तो जो हमारा कम्यूटेशन का टाइम पीरियड है, इसी टाइम में करंट रिवर्स हो जाएगी। अब करंट को रिवर्स होने के लिए ज्यादा समय की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी, तो फिर वहां पे आपकी जो स्पार्किंग है वो स्पार्किंग क्या होगी, जीरो हो जाएगी। आगे बात समझ। तो ये जो रिएक्टेंस वोल्टेज है, ये रिएक्टेंस वोल्टेज हम इंड्यूस्ड कैसे कराएंगे, तो इस रिएक्टेंस वोल्टेज को इंड्यूस्ड कराने के लिए, मतलब रिएक्टेंस वोल्टेज के अपोजिट रिवर्स ईएमएफ इंड्यूस कैसे कराएंगे, तो उसको इंड्यूस कराने के टू मेथड्स होते हैं। जो पुरानी मशीन थी उनमें अलग मेथड्स का यूज करते थे, और आजकल जो नई मशीनें आ रही हैं उनमें इंटरपोल या कम पोल मेथड का यूज करते हैं। इतना समझ में आया। तो पहले उसमें नोट करिएगा, उसमें लिखिएगा, इस मेथड में, इस मेथड में एमएनए की आर्मेचर कॉइल में, एमएनए की आर्मेचर कॉइल में रिएक्टेंस वोल्टेज के इक्वल मैग्नीट्यूड बट रिवर्स डायरेक्शन की ईएमएफ इंड्यूस्ड कराते हैं, रिवर्स डायरेक्शन की ईएमएफ इंड्यूस्ड कराते हैं। यह रिएक्टेंस वोल्टेज को कंप्लीटली, रिएक्टेंस वोल्टेज को कंप्लीटली वाइप ऑफ कर देती है, यानी उसको समाप्त कर देती है। रिएक्टेंस वोल्टेज को कंप्लीटली वाइप ऑफ कर देती है। इससे कम्यूटेशन इंप्रूव हो जाता है, इससे कम्यूटेशन सुधर जाता है, कम्यूटेशन इंप्रूव हो जाता है। ठीक, पैराग्राफ चेंज कर लिखिए, यह रिवर्स ईएमएफ निम्न टू मेथड्स के द्वारा इंड्यूस्ड करा सकते हैं। यह रिवर्स ईएमएफ निम्न टू मेथड्स के द्वारा इंड्यूस्ड करा सकते हैं। तो जो फर्स्ट मेथड है, जो पुरानी मशीनों में यूज किया जाता था, ठीक है, तो ये जो मेथड था इसमें क्या करते थे, बाय गिविंग the brushes
forward lead by giving the brushes forward lead sufficient enough to bring the short circuited coil under the influence of next pole of opposite polarity। तो ये जो मेथड है इसका यूज किसमें करते हैं, जो पुरानी मशीन है, और आजकल जो नई मशीन है उसमें किसका यूज करते हैं यहाँ पे, तो दूसरा मेथड है इंटरपोल या कम पोल मेथड। तो इंटरपोल या कम पोल मेथड यहाँ पे। ठीक, तो ये मेथड क्या है, ये मेथड क्या है यहाँ पे, ठीक। तो जैसे हम आर्मेचर में देखते हैं कि हम यहाँ पे आर्मेचर कॉइल लगाते हैं और यहाँ पे कार्बन ब्रश रखते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं कि ये क्या है, MNA है कि नहीं, ये पढ़े कि ये आपके पोल हैं NS पोल, तो इसको हम क्या मानते हैं कि ये MNA है। कार्बन ब्रश को हम इसी एक्सिस पे रखते हैं, और जो करंट को हम रिवर्स कराते हैं तो वो कार्बन ब्रश में यहीं पे करंट को रिवर्स कराते हैं, ठीक है। तो ये बोलता है कि आप क्या करो, ये जो आपने ये बनाया हुआ है कि कार्बन ब्रश को आपने ऐसा रखा हुआ है, इसको आप कर दो चेंज। आप पहले से ही ये डिसाइड कर लो कि जब आप जनरेटर बना रहे हो कि MNA ये नहीं है, आपका जो MNA है वो यहां पे है। बात समझ में आ गई। तो आपने क्या कर दिया कि MNA को यानी ब्रशेस को, ठीक है, गिविंग द ब्रशेस फॉरवर्ड, फॉरवर्ड यानी जिस डायरेक्शन में जनरेटर रोटेट कर रहा है उसी डायरेक्शन में ब्रशेस को, यदि इस डायरेक्शन में जनरेटर रोटेट कर रहा है तो उसी डायरेक्शन में ब्रशेस को क्या कर दिया आपने, फॉरवर्ड लीड दे दिया, आगे की तरफ सरका दिया। तो कितना सरका दिया, तो इतना सफिशिएंट सरकाना है कि जिससे कि ये जो MNA पे शॉर्ट सर्किट होने वाली कॉइल है वो अपोजिट पोलैरिटी के नेक्स्ट पोल के इन्फ्लुएंस में आ जाए। तो ये कॉइल जो MNA की कॉइल है इसके इन्फ्लुएंस में, इसके प्रभाव में आ जानी चाहिए, ठीक। तो हम करंट को यहां रिवर्स नहीं कराएंगे, हम पहले से डिसाइड कर लेंगे हमारा MNA ये है, हम कार्बन ब्रश को यहीं पे रखेंगे और हम करंट को यहीं पे रिवर्स कराएंगे, ठीक। तो जब ये कॉइल रोटेट होते हुए आएगी तो ये जो इस पोल की फ्लक्स है इसको क्या करेगी, कट करेगी। तो इसमें क्या होगी, इस फ्लक्स को कट करने के कारण EMF इंड्यूस्ड होगी, और एक EMF करंट के रिवर्स होने के कारण इंड्यूस्ड होती है जिसको हम रिएक्टेंस वोल्टेज बोलते हैं। तो इस फ्लक्स को कट करने के कारण जो EMF इंड्यूस्ड होगी वो रिएक्टेंस वोल्टेज की क्या होगी, अपोजिट होगी, और वो रिएक्टेंस वोल्टेज को क्या कर देगी, एलिमिनेट कर देगी। तो आपका कम्युनिकेशन क्या होगा, इंप्रूव हो जाएगा। आगे बात समझ में। तो यदि आपको बोलता है कि जो आर्मेचर रिएक्शन का क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होता है, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट पढ़ते हैं आप लोग, तो यदि हम ब्रशेस को फॉरवर्ड लीड दे देते हैं तो वहां पे क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होगा या नहीं होगा, तो यहाँ पे क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट के कारण क्या होता है, ब्रश आगे की ओर शिफ्ट हो जाता है, तो हमने तो पहले ही ब्रश को शिफ्ट कर दिया यहाँ पे। आई बात समझ में। तो यहाँ पे जो इस तरह से ब्रशेस को सफिशिएंट लीड दे करके
इस तरह से रिएक्टेंस वोल्टेज के अपोजिट एक ईएमएफ इंड्यूस कराई जाती है जो कि रिएक्टेंस वोल्टेज को एलिमिनेट कर देती है और कंपटीशन को इंप्रूव कर देती है। तो ये पहले की मशीनों में इस मेथड को यूज किया जाता था, आजकल इसका यूज नहीं करते हैं। तो आजकल किस मेथड का यूज करते हैं? तो आजकल इंटरपोल या कम पोल मेथड का यूज करते हैं। इंपॉर्टेंट होता है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। लेकिन ये सेंटेंस याद रखिएगा, कभी ऐसा पूछ दिया कि कौन कौन से मेथड हैं इंप्रूव करने के, तो बाय गिविंग, ठीक है, बोल सकता है बाय गिविंग ब्रशेस फॉरवर्ड लीड, है ना, ऐसे करके पूछ सकता है उसमें। तो इतना समझ में आया? इसको नोट कर लिए, इसको नोट कर लो, डायग्राम बना लिए, डायग्राम बना लो। ठीक, अब सेकंड हेडिंग डाल लो, इंटरपोल या कम पोल। तो इस मेथड को यहां पे देखते हैं, इंटरपोल या कम पोल। तो जैसे हम देखें यहां पे कि ये हमारा योक है और ये हमारा यहाँ पे आर्मेचर है। तो जैसे सपोज मान लीजिए जनरेटर जो है वो हमारा ये जनरेटर है ये, और ये जनरेटर कितने पोल का है? यहाँ पे 4 पोल का जनरेटर है। ये आर्मेचर के रोटेशन का डायरेक्शन है। तो जो इंटरपोल होते हैं, इन इंटरपोल को हम योक पर ही लगाएंगे और इन मेन पोल्स के बिटवीन यहाँ पर ये इंटरपोल को लगाएंगे। तो इंटरपोल जो होते हैं ये साइज में मेन पोल से कैसे होते हैं? छोटे होते हैं, और मेन पोल के बिटवीन योक पर इनको यहाँ पे लगाया जाता है। तो जितने मेन पोल होंगे उतने ही इंटरपोल होंगे। यदि 4 मेन पोल हैं तो 4 यहाँ पे इंटरपोल होंगे, ठीक। अभी जो इंटरपोल होते हैं, इन इंटरपोल पर हेवी गेज कॉपर वायर यानी कि मोटे कॉपर वायर की वाइंडिंग के फ्यू टर्न्स लगाते हैं। बहुत ज्यादा टर्न्स लगाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हैवी गेज कॉपर वायर, मोटे कॉपर वायर की कुछ टर्न्स को यहाँ पे इनके ऊपर में लगाया जाता है, ठीक। तो इसको क्या बोलोगे? इंटरपोल वाइंडिंग। अभी जो इंटरपोल वाइंडिंग होती है इसको हम आर्मेचर के साथ में सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार से आर्मेचर के साथ में आपने सीरीज कर दिया, तो ये है इंटरपोल वाइंडिंग। तो डीसी मशीन में एक्स्ट्रा 2 वाइंडिंग का ही यूज करते हैं। एक कंपनसेटिंग वाइंडिंग पढ़ रहे थे और दूसरी क्या पढ़ रहे हैं? इंटरपोल। और दोनों ही आर्मेचर के साथ कैसे कनेक्ट होती हैं? सीरीज में कनेक्ट होती है, ठीक। तो इस प्रकार से इंटरपोल का यहां पे यूज करेंगे। तो ये आपके हो गए मेन पोल, और ये स्मॉल साइज पोल जो है इनको बोलेंगे इंटरपोल। अब इंटरपोल की जो पोलैरिटी है इसको कैसे निर्धारित करेंगे? तो इंटरपोल की जो पोलैरिटी होती है, ठीक है, इंटरपोल की जो पोलैरिटी होती है
जिस डायरेक्शन में आर्मेचर रोटेट कर रहा है, ठीक है, तो सामने वाले मेन पोल के समान होती है। तो आर्मेचर इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो इसके सामने मेन पोल कौन सा आएगा? ये आएगा कि ये आएगा, एन आएगा कि एस आएगा? एस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस इंटरपोल की जो पोलरिटी है वो क्या बन जाएगी? एस। इसकी पोलरिटी क्या होगी? सामने वाले मेन पोल के समान होगी, तो ये क्या हो जाएगा? एन। ये एस और ये क्या होगा? एन हो जाएगा। मोटर के केस में अपोजिट हो जाएगा। मोटर के केस में इंटरपोल की पोलरिटी कैसी होती है? तो सेम एज दैट ऑफ मेन पोल बिहाइंड, तो पीछे वाले मेन पोल के समान होती है। तो यदि देखेंगे कि इस डायरेक्शन में आर्मेचर रोटेट कर रहा है, तो इसके पीछे में कौन सा है? एन है, तो ये क्या बन जाएगा? यहाँ पे एन बनेगा मोटर के केस में। इसके पीछे कौन सा आएगा? एस, तो ये एस बनेगा। अगली बात समझ। तो मोटर और जनरेटर के केस में इंटरपोल की पोलरिटी क्या हो जाएगी? अपोजिट हो जाएगी। तो इंटरपोल को हमने कहां पे लगाया हुआ है? तो इंटरपोल को हमने योक पर बिटवीन मेन पोल लगाया हुआ है, ठीक। तो बिटवीन हमने इसको यहाँ पे मेन पोल लगाया हुआ है। तो जैसे देखेंगे कि ये हमारा आर्मेचर है, ये हमारा एक मेन पोल है, दूसरा हमारा ये एक मेन पोल है, ये मान लो एन है, ये एस है। इस डायरेक्शन में आर्मेचर रोटेट कर रहा है, ठीक। तो इंटरपोल को हमने कहाँ लगाया है? तो इन दोनों मेन पोल के बिटवीन, यानी कि एक इंटरपोल यहाँ पे लगाया है और दूसरा इंटरपोल यहाँ पे लगाया है। यदि इस डायरेक्शन में आर्मेचर रोटेट कर रहा है, तो इस इंटरपोल की पोलरिटी क्या होगी? सेम एज दैट ऑफ मेन पोल अहेड, सामने वाले मेन पोल के समान होगी। इसकी पोलरिटी भी क्या होगी? सेम एज दैट ऑफ मेन पोल अहेड होगी। आई बात समझ में? तो यहाँ पे इस एक्सिस को क्या बोलते हैं? इंटरपोलर एक्सिस बोलते हैं। तो इंटरपोलर एक्सिस जो होती है, मेन पोलर एक्सिस, ये मेन पोलर एक्सिस है, इस पोलर के एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है, इंटरपोलर एक्सिस होती है, ठीक। तो यहाँ पे ये हमारी एमएनए की आर्मेचर कॉइल यहीं पे होती है, जिसमें हम करंट को रिवर्स कराते हैं। तो जब ये आर्मेचर रोटेट करते हुए यहाँ पे आएगा, तो इस इंटरपोल की फ्लक्स को क्या करेगी? ये कट करेगी। तो जब इंटरपोल की फ्लक्स को कट करेगी, तो उसमें क्या होगी? ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी। तो वो ईएमएफ क्या होगी? रिएक्टेंस वोल्टेज के इक्वल एंड अपोजिट होगी और उसको टोटली एलिमिनेट कर देगी। तो जो फंक्शन यहाँ पे, यदि हम देखें कि जो फंक्शन यहाँ पे कौन कर रहा था? ये एस पोल है ना, ये किसको कट कर रहा है? एस पोल की फ्लक्स को। तो हमने इसके बदले एक यहाँ पे दूसरा एस पोल लगा दिया, जिसको हमने इंटरपोल बोल दिया। तो इसकी फ्लक्स को कट करेगा, तो इसमें क्या होगा? ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगी। बात समझ आ गया? तो इसीलिए ये जो मशीन थी, ये पहले यूज की गई और उसी के बेस पर यहाँ पे इसको माइंड में लाया गया, ठीक। तो इससे ये समझ में आ गया कि इंटरपोल जो है वो क्या करेगा? कम्युटेशन को टोटली इंप्रूव कर देगा, क्योंकि रिएक्टेंस वोल्टेज एलिमिनेट हो गई, तो कम्युटेशन टोटली इंप्रूव हो जाएगा। अब कार्बन ब्रश पे स्पार्किंग नहीं होगी। तो इंटरपोल को यूज करने का मेन पर्पस क्या था? कम्युटेशन को इंप्रूव करना। कम्युटेशन को इंप्रूव कर दिया। दूसरा यहाँ पे देखेंगे, आर्मेचर रिएक्शन की क्रॉस मेटाइजिंग फ्लक्स, याद होगा इस प्रकार से थी आर्मेचर रिएक्शन की क्रॉस मेटाइजिंग फ्लक्स। तो इसकी जो फ्लक्स होगी वो इस क्रॉस मेटाइजिंग फ्लक्स से क्या होगी? अपोजिट होगी। तो अपोजिट होगी तो उसको भी क्या करेगी? वो कैंसिल कर देगी। तो इंटरपोल जो है ये कंपटीशन को तो इंप्रूव करते ही हैं, उसके साथ ही आर्मेचर रिएक्शन के क्रॉस मेटाइजिंग इफेक्ट को भी टोटली एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। तो इससे कार्बन ब्रश पे अब बिल्कुल भी स्पार्किंग वहां पे नहीं होनी चाहिए। इसको नोट कर लो डायग्राम को।
हो गया। अब इसमें नोट करिए, इसमें लिखिए इंटरपोल, इंटरपोल साइज में मेन पोल से छोटे होते हैं। इन्हें मेन पोल के बिटवीन योक पर लगाते हैं। इन्हें मेन पोल के बिटवीन योक पर लगाते हैं। तो साइज में मेन पोल से छोटे हैं और इन्हें मेन पोल के बिटवीन योक पर लगाते हैं। इंटरपोल पर हैवी गेज कॉपर वायर, इंटरपोल पर हैवी गेज कॉपर वायर, हैवी गेज कॉपर वायर की वाइंडिंग के फ्यू टर्न्स, कुछ टर्न्स वाउंड करते हैं। इंटरपोल पर हैवी गेज कॉपर वायर की वाइंडिंग के फ्यू टर्न्स, कुछ टर्न्स वाउंड करते हैं। इंटरपोल वाइंडिंग, इंटरपोल वाइंडिंग आर्मेचर के सीरीज में कनेक्ट होती है। इंटरपोल वाइंडिंग आर्मेचर के सीरीज में कनेक्ट होती है। नेक्स्ट देखिए, इन केस ऑफ जनरेटर polarity of interpole is same as that of main pole ahead in the direction of rotation of armature। तो जनरेटर में याद रखिएगा, जनरेटर में जो पोलरिटी होती है वो कैसी होती है? मेन पोल अहेड, मेन पोल अहेड के समान यहां पे होती है।
ठीक। और यदि बोलेगा कि इन केस ऑफ मोटर क्या हो जाएगी, तो इन केस ऑफ मोटर पोलैरिटी ऑफ इंटरपोल इज सेम एज दैट ऑफ मेन पोल, क्या होगा, बिहाइंड आ जाए। तो ये यहाँ पे चेंज हो जाएगा। मोटर के केस में पोलैरिटी क्या होगी, इज सेम सेम एज दैट ऑफ मेन पोल बिहाइंड हो जाएगी। हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट के इंटरपोल MNA के एक्सिस पर प्लेस्ड होते हैं, रखे होते हैं। इंटरपोल MNA के एक्सिस पर प्लेस्ड होते हैं। नेक्स्ट, इंटरपोल कम्यूटेशन को टोटली इंप्रूव करने के साथ साथ, इंटरपोल कम्यूटेशन को टोटली इंप्रूव करने के साथ साथ आर्मेचर रिएक्शन के क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को भी, आर्मेचर रिएक्शन के क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को भी टोटली एलिमिनेट करते हैं। क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को भी टोटली एलिमिनेट करते हैं। क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को भी टोटली एलिमिनेट करते हैं। ठीक। हो गया। इसके बाद में हेडिंग डालिए इक्वलाइजिंग कनेक्शन। इक्वलाइजिंग कनेक्शन। तो इक्वलाइजिंग कनेक्शन का क्या मतलब होता है कि जैसे हमने यहां पे पढ़ा था कि ये लैप वाउंड आर्मेचर है। तो जो ये लैप वाउंड आर्मेचर है यहां पे कितने पोल का है, ये 4। और दूसरा मान लीजिए कि ये एक वेव वाउंड आर्मेचर है और ये भी सेम 4 पोल का ही है। इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक। तो ये भी क्या है, वेव वाउंड आर्मेचर है और ये भी 4 पोल का है। तो हमने पढ़ा था कि इसमें जो पैरेलल पाथ होते हैं वो इज इक्वल टू क्या होते हैं, पोल। तो कितने पैरेलल पाथ होंगे यहाँ पे, 4। ठीक है। दूसरा मैंने बताया था कि ईच पैरेलल पाथ जो होता है वो इन 2 पोल्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इन 2 पोल्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा 1 पैरेलल पाथ। जो सेकंड पैरेलल पाथ है वो इन 2 पोल्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा यहाँ पे। थर्ड पैरेलल पाथ जो है वो इन 2 पोल्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा और फोर्थ पैरेलल पाथ जो है वो इन 2 पोल्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इस पैरेलल पाथ जो होता है वो बिटवीन 2 पोल्स जो होता है डिस्ट्रीब्यूट होता है। वेव वाइंडिंग में क्या होता है, तो वेव वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने होते हैं, 2। तो यहाँ पे एक पाथ में जितने भी कंडक्टर हैं, यानी कि 1 जो पाथ है वो ऑल
पोल्स में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसके जो कंडक्टर हैं वो सभी पोल्स में क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सेकंड जो पाथ है उसके भी कंडक्टर क्या है, ऑल पोल्स में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। बात समझ में आ गई। तो अब यदि मान लीजिए क्या होता है कि हम जो जनरेटर बनाते हैं, जनरेटर बनाते समय बहुत ही केयरफुल इसको डिजाइन किया जाता है, ठीक है। तो बहुत ही केयरफुली इसका डिजाइन यहाँ पे किया जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये सभी पोल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। इन सभी में जो हम स्टील यूज करते हैं पोल बनाने के लिए वो भी कैसी होती है, सेम होती है, ठीक। लेकिन कितना भी हम समान बनाएं कि इन सभी की डायमेंशन सेम है, इन सभी का मटेरियल भी सेम है, लेकिन स्टील के इनहेरेंट प्रॉपर्टीज में कुछ डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। तो उसके कारण इसकी जो फ्लक्स यहाँ पे आएगी और इसकी जो फ्लक्स यहाँ पे आएगी, इनकी फ्लक्स में क्या हो सकता है, यहाँ पे डिफरेंस हो सकता है। बात समझ आई। फ्लक्स कैसे आती है, इस एन से इस एस में ऐसे जाती है, इस एन से इस एस में ऐसे जाती है। बात समझ आ गई। तो यहाँ पे जो इन पोल की जो फ्लक्स है उसमें क्या हो सकता है, डिफरेंस हो सकता है, या फिर बियरिंग्स में प्ले वगैरह हो जाता है। तो हम देखेंगे कि हो सकता है यहाँ का जो एयर गैप है उसमें थोड़ा डिफरेंस हो, यहाँ का एयर गैप में, ठीक है। तो यहाँ के एयर गैप में स्लाइट डिफरेंस हो सकता है। तो यदि स्टील की प्रॉपर्टी में थोड़ा बहुत डिफरेंस है या इसके सराउंडिंग्स जो पोल के बिटवीन एयर गैप है उसमें स्लाइट डिफरेंस होगा, तो इस कॉइल से लिंक करने वाली जो फ्लक्स होगी उस फ्लक्स में क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो यदि मान लीजिए यहाँ की फ्लक्स जो है वो 1 वेबर है और यहाँ की जो फ्लक्स है वो हो जाती है 1.1 वेबर हो जाती है, तो इस पोल से, ठीक है, इस पोल से जो कॉइल लिंक करेगी उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, और यहाँ पे जो कॉइल लिंक करेगी उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये सभी कैसे कनेक्ट होते हैं, हमने पढ़ा था यहाँ पे पैरेलल में ये कनेक्ट होते हैं इस प्रकार से। तो हमने इस प्रकार से पढ़ा था कि ये सभी यहाँ पे ऐसे पैरेलल में कनेक्ट होते हैं, यहाँ पे ऐसे पैरेलल में कनेक्ट है, ठीक। यदि इसकी ईएमएफ ज्यादा है, मान लीजिए इसकी ईएमएफ है 220 वोल्ट और इसकी जो ईएमएफ है मान लो 200 वोल्ट है, तो इससे जो करंट है वो लोड में भी जाएगी और इससे जो करंट है वो इसमें भी आएगी, ठीक है। तो हम देखेंगे कि जो ये ब्रश होगा, इस ब्रश पे जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो ज्यादा हो जाएगा क्योंकि लोड को भी सप्लाई कर रहा है और इसमें भी करंट आ रही है, क्योंकि करंट हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल आएगी। तो एक तो इंटरनली करंट सर्कुलेट करेगी और दूसरा लोड में भी फ्लो होगी। तो उस कंडीशन में इस ब्रश पे करंट ज्यादा हो जाएगी, इस ब्रश पे करंट कम हो जाएगी। तो ब्रशेस पे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, अनइक्वल हो जाएगा। एक ब्रश हैवीली लोडेड हो जाएगा और दूसरा लाइटली लोडेड हो जाएगा। तो इसके कारण जो कार्बन ब्रशेस होंगे उस पर स्पार्किंग क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। वेव बाइंडिंग में ऐसा होगा क्या, तो वेव बाइंडिंग में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वेव बाइंडिंग में ये जो पाथ है और ये वाला पाथ है, ये दोनों पाथ ऑल पोल्स में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यदि इसकी फ्लक्स यहाँ पे 1.1 वोल्ट होगी, 1.1 वेबर होगी और इसकी 1.1 वेबर होगी, 1 वेबर होगी मान लो इसकी, तो इसके लिए भी फ्लक्स सेम रहेगी, ठीक है। तो जितनी ईएमएफ इसमें आएगी उतनी ही ईएमएफ इसमें भी आएगी। तो यहाँ पे जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल नहीं होगा। तो इक्वलाइजिंग कनेक्शन किस में यूज करेंगे, लैप वाइंडिंग में करते हैं, वेव वाइंडिंग में यूज करने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो एक तो ये याद रखना है, और दूसरा क्यों यूज करते हैं वो समझ में आया कि कार्बन ब्रश पे करंट के डिस्ट्रीब्यूशन को क्या करना है, हमको यूनिफॉर्म करना है। इससे कार्बन ब्रश पे स्पार्किंग क्या होगी, रिड्यूस्ड होगी, और कम्पिटिशन क्या होगा आपका वहां पे इंप्रूव होगा। तो इसलिए वहां पे ये इक्वलाइजिंग कनेक्शन यूज करते हैं, ठीक, सिर्फ लैप वाइंडिंग में। यदि मान लीजिए इस कनेक्शन को हमको यूज नहीं करना है, इक्वलाइजिंग कनेक्शन यूज नहीं करना है, तो एक वाइंडिंग मैंने आपको शुरू में बताई थी, एक होती है फ्रॉग लेग वाइंडिंग। तो फ्रॉग लेग वाइंडिंग जो होती है, इस वाइंडिंग का यूज काय के लिए करते हैं,
तो एक इक्वलाइजिंग कनेक्शन को अवॉइड करने के लिए, ठीक है, तो यदि आप इक्वलाइजिंग कनेक्शन यूज नहीं करना चाहते हो तो आर्मेचर में आपको कौन सी वाइंडिंग करनी पड़ेगी, फ्रॉग लेग वाइंडिंग करनी पड़ेगी। तो फ्रॉग लेग आर्मेचर वाइंडिंग का यूज काय के लिए करते हैं, इक्वलाइजिंग कनेक्शन को एलिमिनेट करने के लिए, अवॉइड करने के लिए उसका यूज करते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो इसमें नोट करिएगा, इसमें लिखिएगा इक्वलाइजिंग कनेक्शन का यूज ओनली लैप वाउंड आर्मेचर में करते हैं, लैप वाउंड आर्मेचर में करते हैं। ठीक, क्योंकि लैप वाइंडिंग में each parallel path के कंडक्टर्स ओनली टू पोल्स के बिटवीन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। लैप वाइंडिंग में each parallel path के कंडक्टर ओनली टू पोल्स के बिटवीन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। पोल के स्टील, पोल के स्टील, पोल में जो स्टील यूज करते हैं, पोल के स्टील की प्रॉपर्टी या एयर गैप में स्लाइट डिफरेंस होने के कारण, एयर गैप में स्लाइट डिफरेंस होने के कारण, पोल के स्टील की प्रॉपर्टी या एयर गैप में स्लाइट डिफरेंस होने के कारण, थोड़ा अंतर होने के कारण each parallel path से लिंक करने वाली फ्लक्स में अंतर आता है। इससे उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू, इससे उनमें इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू डिफरेंट हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। इससे उनमें इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू डिफरेंट हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। इसके कारण कार्बन ब्रशेस पर करंट का डिस्ट्रीब्यूशन, इसके कारण कार्बन ब्रशेस पर करंट का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल हो जाता है, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल हो जाता है और स्पार्किंग होने लगती है। और स्पार्किंग होने लगती है। पैराग्राफ चेंज कर लिखिए, पैराग्राफ चेंज कर लिखिए, द फंक्शन ऑफ इक्वलाइजर रिंग, द फंक्शन ऑफ इक्वलाइजर रिंग is, the function of equalizer ring is to avoid unequal distribution of current, avoid unequal distribution of current
at the brushes, at the brushes, thereby unequal distribution of the current at the brushes, thereby helping to get GET gate, thereby helping to get sparkless commutation, thereby helping to get GET gate, to get sparkless commutation. ठीक है, तो आपको पूछेगा कि भाई इक्वलाइजर रिंग का क्या काम है, क्या काम करती है। तो फंक्शन ऑफ इक्वलाइजर रिंग क्या है यहाँ पे, तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट को क्या करती है, वो अवॉइड करती है। ठीक है, और इसके कारण हमको क्या मिलता है यहाँ पे, स्पार्कलेस कम्यूटेशन प्राप्त होता है। ठीक है, तो याद रहेगा कि इसका काम क्या है, इक्वलाइजर रिंग काय को यूज कर रहे हैं, इसका काम क्या है कि कार्बन ब्रशेस पे करंट के अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को अवॉइड करना, उसको रोकना और स्पार्कलेस कम्यूटेशन प्राप्त करने में मदद करना। ये इक्वलाइजर रिंग का काम यहाँ पे होता है, उसका फंक्शन होता है। ठीक, अब ये इक्वलाइजर रिंग होती क्या है, तो इक्वलाइजर रिंग जो है ये कॉपर की ऐसा रिंग है, ये ऐसा। तो इसको क्या करेंगे, आर्मेचर के बैक में, आर्मेचर में एक साइड तो कम्यूटेटर होता है, उसके बैक साइड में क्या करेंगे, हम इस प्रकार की कॉपर की रिंग को लगा देंगे। और यहाँ पे ये हमारी ऐसा वाइंडिंग है, ये आर्मेचर वाइंडिंग है ये। तो इस आर्मेचर वाइंडिंग के जो कंडक्टर होंगे उनको क्या करेंगे, इस इक्वलाइजर रिंग से कनेक्ट कर देंगे। तो उसके कारण यदि हमने इन कंडक्टरों को यहाँ पे क्या किया हुआ है, ऐसा कनेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे इस प्रकार से ऐसा कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, इक्वलाइजर रिंग से ऐसा कनेक्ट किया हुआ है। तो इसके कारण जो करंट होगी वो करंट यहीं पे सर्कुलेट हो जाएगी, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल करंट यहीं सर्कुलेट होगी, वो कार्बन ब्रश के थ्रू यहाँ नहीं आएगी। बात समझ में आ गई। तो जब कार्बन ब्रश के थ्रू यहाँ नहीं आएगी तो इन पे जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन है फिर वो अनइक्वल नहीं होगा। ठीक, तो इक्वलाइजर रिंग क्या होती है, समझ में आया। तो कॉपर की रिंग होती है जिसको हम बैक ऑफ आर्मेचर कनेक्ट करते हैं, और उसका जो कनेक्शन है वो यहाँ पे जो पैरेलल पाथ में आर्मेचर कंडक्टर होते हैं उनमें इक्वी पोटेंशियल पॉइंट पे इस प्रकार से करते हैं कि इसके अंदर में ही क्या होगा, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, वो कार्बन ब्रश से करंट जो है वो फ्लो नहीं होगी। ठीक, तो उसमें नोट करिएगा, उसमें लिखिएगा पैराग्राफ चेंज करके, कॉपर की रिंग को, कॉपर की रिंग को आर्मेचर के बैक में, आर्मेचर के पीछे साइड में, आर्मेचर के बैक में माउंट करके, आर्मेचर के बैक में माउंट करके, आर्मेचर के बैक में माउंट करके उसको लगा करके। ठीक है, क्या लिखे हो, कॉपर की रिंग को आर्मेचर के बैक में, आर्मेचर के पीछे में माउंट करके या लगा करके पैरेलल पाथ के कंडक्टर को इस रिंग से इस प्रकार कनेक्ट करते हैं जिससे कि पैरेलल पाथ के बिटवीन रिंग के थ्रू पैरेलल पाथ के बिटवीन रिंग के थ्रू, रिंग के द्वारा करंट का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो जाए। रिंग के थ्रू, जो कॉपर की रिंग लगाए हो, रिंग के थ्रू करंट का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो जाए, इसे इक्विलाइजर रिंग कहते हैं, इसे इक्विलाइजर रिंग कहते हैं।
पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, द नंबर ऑफ इक्वलाइजर रिंग, द नंबर ऑफ इक्वलाइजर रिंग, कितनी रिंग यूज करेंगे, द नंबर ऑफ इक्वलाइजर रिंग इज इक्वल टू द number of equalizer ring is equal to the number of coil, number of armature coil under one pair of pole, under one pair of pole। ठीक है, तो यहां पे देखेंगे कि कितनी इक्वलाइजर रिंग यूज करेंगे, तो ये जो वन पेयर ऑफ पोल है इसके बिटवीन आर्मेचर की कितनी कॉइल है। ठीक है, तो नंबर ऑफ इक्वलाइजर रिंग क्या होती है, कितनी होनी चाहिए, कितनी हो सकती है, तो नंबर ऑफ इक्वलाइजर रिंग जो होती है ये होती है नंबर ऑफ कॉइल पर पेयर ऑफ पोल, कि प्रत्येक पेयर ऑफ पोल पे कितनी आर्मेचर कॉइल है। ठीक, तो हमने पढ़ा था कि जो आर्मेचर कंडक्टर होते हैं ये ट्वाइस ऑफ क्या होते हैं, टर्न ऑफ कॉइल होते हैं। तो यहाँ पे कॉइल का मतलब क्या हो गया, एक टर्न यानी एक कॉइल, तो कितनी कॉइल, तो Z/2, यदि कंडक्टर के टर्म्स में लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हाफ ऑफ आर्मेचर कंडक्टर हो जाएगा। ठीक, पेयर ऑफ पोल, पेयर ऑफ पोल का मतलब क्या हो जाएगा, कितने पोल हैं यहाँ पे, फोर पोल हैं, तो कितने पेयर बनेंगे, 2। ठीक है, तो टोटल पोल को 2 से डिवाइड कर दिए तो क्या आ गया, पेयर ऑफ पोल आ गया, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो नंबर ऑफ इक्वलाइजर इन क्या होगा, आर्मेचर कंडक्टर पर पोल। बात में आ गई, तो इसको भी याद रखिएगा, ये भी आ चुका है एसएससी वगैरह में भी आ चुका है ये कि नंबर ऑफ इक्वलाइजर रिंग कितनी होती हैं, तो आर्मेचर कंडक्टर पर पोल। ठीक है, तो आर्मेचर कंडक्टर पर पोल के इक्वल इक्वलाइजर रिंग होगी, या बोलेगा नंबर ऑफ आर्मेचर कॉइल पर पेयर ऑफ पोल बोलेगा। तो अब इसको लिख लीजिए, फ्रॉग लेग वाइंडिंग is used to avoid equalizing कनेक्शन। तो यदि इक्वलाइजिंग कनेक्शन को हमको अवॉइड करना है तो उसके लिए ही हम क्या यूज करते हैं, वहां पे फ्रॉग लेग वाइंडिंग का यूज करते हैं। तो क्या क्या याद रखना है, किस वाइंडिंग में यूज करते हैं, रिंग की संख्या क्यों होती है, इक्वलाइजिंग कनेक्शन यूज करने से क्या होता है, तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इक्वल। ठीक, तो ये सब आपको यहाँ पे याद रखना है, नोट कर लिए। अब इसके बाद में यहाँ पे देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी जनरेटर। तो हेडिंग डाल लीजिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी जनरेटर।
तो डीसी जनरेटर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसको यहाँ पे 3 टाइप से यहाँ पे क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। तो डीसी जनरेटर की 3 प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। एक होती है इसकी नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स, या फिर इसको बोलते हैं ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स। ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक को शॉर्ट में ओसीसी बोलते हैं, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स नो लोड्स, या फिर इसको बोलते हैं मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक, तो नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स को ही क्या बोलेंगे, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। और इसी को क्या बोलेंगे यहाँ पे, मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलेंगे। तो ये इसकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो एग्जांपल के साथ देखते हैं यहाँ पे। तो जैसे देखते हैं यहाँ पे कि एक हमारे पास में है सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। तो सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर लेते हैं एग्जांपल में यहाँ पे। तो जैसे हम देखते हैं यहाँ पे कि ये सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर है, ये इसका आर्मेचर है, ये एक मान लो फील्ड रेगुलेटर है इसे। तो हमने पढ़ा था कि सेपरेटली एक्साइटेड जो जनरेटर होता है इसके फील्ड को हम क्या करते हैं, सेपरेट डीसी सोर्स के द्वारा डीसी एक्साइटेशन देते हैं, है ना। तो इसमें डीसी करंट को फ्लो करना ही क्या कहलाता है, डीसी एक्साइटेशन देना। तो इसके फील्ड को हम एक्सटर्नल डीसी सोर्स के द्वारा एक्साइटेशन यहाँ पे देते हैं, इसलिए इसको सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर बोलते हैं। दूसरा पढ़े थे कि इसके फील्ड पोल में नो नीड ऑफ रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम इसको अलग से एक्साइटेशन दे रहे हैं, इसलिए जरूरत नहीं है। यदि ये सेल्फ होता तो उसको अलग से एक्साइटेशन नहीं दिया जाता है, तो उसमें रेसिडुअल मैग्नेटिज्म होना जरूरी है। तो इसमें रेसिडुअल मैग्नेटिज्म की कोई आवश्यकता नहीं है। तो क्या करेंगे, इसके आर्मेचर को प्राइम मूवर के द्वारा इसकी रेटेड स्पीड पर रन कर देंगे। रेटेड स्पीड पे घुमा दिए उसको। तो प्राइम मूवर जब इसको रेटेड स्पीड पे रन कर दिया, ईएमएफ इक्वेशन ये है, तो रेटेड स्पीड पे रन कर दिया मतलब अब इसकी स्पीड फिक्स्ड हो गई, इसकी स्पीड कांस्टेंट हो गई, उस स्पीड को हम चेंज नहीं करेंगे। तो स्पीड कांस्टेंट हो गई तो वो भी प्रोपोर्शनलिटी में आ जाएगी, ठीक। तो जो ईएमएफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगी, फ्लक्स होगी। अब ये जो फ्लक्स है ये किसकी है, तो ये जो है इस फील्ड की फ्लक्स है। फील्ड का मतलब क्या है, तो फील्ड का मतलब है कि हमने इस प्रकार से आयरन के पोल बनाए हुए हैं ये, और इनके ऊपर में हमने क्या की हुई है यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग, और इससे यहाँ पे हम क्या करेंगे, फील्ड करंट को फ्लो करेंगे। तो ये एक्साइटेड होगा और फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, ठीक। तो इसकी जो फ्लक्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, करंट होती है। कब तक होती है, जब तक कि पोल सैचुरेट नहीं होते हैं। तो जो हमने पढ़ा था मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस, मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस पढ़े थे, बीएच कर्व पढ़े थे। तो मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस में बीएच कर्व में हम क्या पढ़े थे कि जब उसको हम मैग्नेटाइजिंग फोर्स देते हैं, ये था मैग्नेटाइजिंग फोर्स, तो हमने पढ़ा था ये कांस्टेंट है। तो मैग्नेटाइजिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आई। तो जब मैग्नेटाइजिंग फोर्स देते हैं तो उसमें जो फ्लक्स डेंसिटी होती है वो फ्लक्स डेंसिटी स्टार्टिंग में लीनियरली इंक्रीज होती है, बिकॉज पोल सैचुरेट नहीं होते हैं, ठीक है। जब वो पोल सैचुरेट होने लगेंगे तो ज्यादा करंट देनी पड़ेगी और कम फ्लक्स मिलेगी,
तो ये कर्व ऐसा टर्न लेना स्टार्ट कर देगा। और हमने पढ़ा था कि इस मैग्नेटाइजिंग फोर्स पे उसकी फ्लक्स डेंसिटी क्या हो गई थी, मैक्सिमम। तो हमने क्या बोला था, पोल क्या हो गया है, सैचुरेट हो गया है, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि वो आयरन की कोर किस प्रकार से मैग्नेटाइज हो रही है। ये बता रहा है कि करंट देने पे वो आयरन का, लोहे का टुकड़ा किस प्रकार से मैग्नेटाइज हो रहा है, उसकी फ्लक्स डेंसिटी किस प्रकार से बढ़ रही है, किस प्रकार से चेंज हो रही है, यही बता रहा है। तो यहाँ पे जो नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, या ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसको क्या बोला गया है, मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि ये फील्ड पोल के मैग्नेटाइजेशन कर्व को ही बताती है और वही बता रही है जो बीएच कर्व बताएगा। इस पोल के लिए यदि आप बीएच कर्व बनाओगे, जो आपको वो इंफॉर्मेशन देगा, वैसी ही इंफॉर्मेशन कौन देगी आपको, नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स देगी, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पे इसको बोला गया। इतना समझ में आया। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस को शो करेगा फील्ड करंट को, और यहाँ पे ये जो एक्सिस है ये किसको शो करेगा, तो नो लोड इंड्यूस्ड ईएमएफ, नो लोड इंड्यूस्ड ईएमएफ। नो लोड इंड्यूस्ड ईएमएफ को यहाँ पे ई नॉट से शो करते हैं, तो ई नॉट से ये इसको शो करेगा, ठीक। अब चूंकि इसके फील्ड पोल में रेसिडुअल फ्लक्स नहीं है, फील्ड पोल में रेसिडुअल फ्लक्स नहीं है, इसके नीचे आर्मेचर है आपका ये, तो इसके फील्ड पोल में कोई रेसिडुअल फ्लक्स नहीं है। तो यदि फील्ड करंट जीरो होगी तो इसकी फ्लक्स भी जीरो होगी, और यदि फ्लक्स जीरो होगी तो ईएमएफ भी जीरो होगी। तो ये कर्व जो है ये ओरिजिन से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर जो होगा उसकी जो नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कहां से स्टार्ट होगी, ओरिजिन से स्टार्ट होगी, ठीक। स्टार्टिंग में जब तक ये पोल सैचुरेट नहीं होंगे, ठीक है, फील्ड करंट इंक्रीज करेंगे, रेजिस्टेंस को डिक्रीज करोगे, फील्ड करंट इंक्रीज होगी, तो फील्ड करंट इंक्रीज होने पे उसके लीनियरली फ्लक्स भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो स्टार्टिंग में ये जो कर्व होगा वो कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्यों स्ट्रेट लाइन बन रहा है, क्योंकि पोल अभी अनसैचुरेटेड है और फ्लक्स जो है वो डायरेक्ट फंक्शन ऑफ क्या है, फील्ड करंट है। तो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फील्ड करंट है, तो फील्ड करंट जैसे जैसे इंक्रीज होगी वैसे वैसे फ्लक्स इंक्रीज होगी, वैसे वैसे ईएमएफ इंक्रीज होगी। तो ईएमएफ जो है फील्ड करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो लीनियर कर्व वहां पे बनेगा, ठीक। तो यदि बोलेगा कि इसका जो लोअर पार्ट ऑफ ओसीसी कैसा होता है, तो लोअर पार्ट ऑफ ओसीसी कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है, किसका, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर का। और कहां से स्टार्ट होता है वो, ओरिजिन से स्टार्ट होता है। अब इसके बाद में जब पोल सैचुरेट होना स्टार्ट होंगे तो ये जो कर्व है अब वो ऐसा टर्न लेना ऐसा स्टार्ट होगा, ये कर्व ऐसा टर्न लेना स्टार्ट होगा। और हम देखेंगे कि फील्ड करंट की एक पर्टिकुलर वैल्यू पे पोल क्या हो जाएंगे, यहाँ पे सैचुरेट हो जाएंगे। अब यदि फील्ड करंट बढ़ाओगे भी तो फ्लक्स नहीं बढ़ेगी, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, पोल सैचुरेट हो गए। और जब फ्लक्स नहीं बढ़ेगी, मतलब फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगी, तो ईएमएफ भी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो हम देखेंगे कि फील्ड करंट की एक पर्टिकुलर वैल्यू पे, इस वैल्यू पे हमको क्या मिलेगी, यहाँ पे ये ईएमएफ, और इस समय जनरेटर क्या होगा आपका, यहाँ पे सैचुरेटेड हो जाएगा। तो ये जो कर्व आपका बन रहा है, इस कर्व को क्या बोलेंगे हम, यहाँ पे इसकी ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स बोलेंगे, ठीक। तो जो ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो किसमें रिलेशन करती है, किसमें रिलेशन बताती है, फील्ड करंट या डीसी एक्साइटेशन वेरी करने पर, ठीक है, नो लोड इंड्यूस्ड ईएमएफ में क्या वेरिएशन होता है, तो उसमें ये रिलेशन को शो करती है। किसी भी जनरेटर में, सभी जनरेटर की नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, या ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स या मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स किसमें रिलेशन बताएगी, डीसी एक्साइटेशन या फील्ड करंट को वेरी करने पर उसकी नो लोड इंड्यूस्ड ईएमएफ में होने वाले वेरिएशन को वो शो करेगी, ठीक है। तो नो लोड इंड्यूस्ड ईएमएफ का मतलब क्या होता है, ओपन सर्किट वोल्टेज, ओपन सर्किट वोल्टेज, इसी को हम क्या बोलते हैं, नो लोड इंड्यूस्ड ईएमएफ। बात में
अभी ओपन सर्किट है, यहाँ कोई करंट सर्कुलेट नहीं हो रही है आर्मेचर में, तो इस समय आर्मेचर में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रही है वो यहाँ पे अपीयर होगी और उसको क्या बोलेंगे, ओपन सर्किट वोल्टेज। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स इसको बोलते हैं। आगे बात समझ में, तो इसमें नोट करिएगा, पहले इसमें लिखिएगा, इसमें ऐसे लिख लो, किसमें रिलेशन बताती है, नो लोड इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड फील्ड करंट। इसमें लिखिए डीसी जनरेटर की यह कैरेक्टरिस्टिक्स नो लोड इंड्यूस्ड ईएमएफ ई नॉट, नो लोड इंड्यूस्ड ईएमएफ को क्या बोलेंगे, ई नॉट, नो लोड इंड्यूस्ड ईएमएफ ई नॉट इन आर्मेचर, डीसी जनरेटर की यह कैरेक्टरिस्टिक्स नो लोड इंड्यूस्ड ईएमएफ ई नॉट इन आर्मेचर एंड फील्ड करंट आईएफ, फील्ड करंट आईएफ में रिलेशन शो करती है। में रिलेशन शो करती है। नेक्स्ट, जनरेटर की यह कैरेक्टरिस्टिक्स पोल के मैग्नेटाइजेशन कर्व को, जनरेटर की यह कैरेक्टरिस्टिक्स पोल के मैग्नेटाइजेशन कर्व को शो करती है, पोल के मैग्नेटाइजेशन कर्व को शो करती है, इसलिए इसे मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं, इसलिए इसे मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं, इसलिए इसे मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, इस कैरेक्टरिस्टिक्स को ड्रॉ करने के लिए, इस कैरेक्टरिस्टिक्स को ड्रॉ करने के लिए जनरेटर को रेटेड स्पीड पर, जनरेटर को रेटेड स्पीड पर रन करके उसकी फील्ड करंट को 0 से इंक्रीज करते हैं, उसकी फील्ड करंट को 0 से इंक्रीज करते हैं और नो लोड इंड्यूस्ड ईएमएफ के रिस्पेक्ट में कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करते हैं, नो लोड इंड्यूस्ड ईएमएफ के रिस्पेक्ट में कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करते हैं। उसके बाद में पैराग्राफ चेंज रख लिखिए, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर की नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स या ओसीसी, इसी को बोलते हैं ओसीसी, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स, या ओसीसी ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स ओरिजिन से स्टार्ट होती है, ओरिजिन यानी मूल बिंदु, ओरिजिन
ओरिजिन से स्टार्ट होती है, मूल बिंदु से स्टार्ट होती है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स का लोअर एंड, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स का लोअर एंड यानी जो निचला भाग, ये निचला भाग है, लोअर एंड निचला भाग स्ट्रेट लाइन होता है। तो पूछेगा लोअर एंड ऑफ सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर कैसा होता है, ठीक है, तो कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, क्योंकि पोल अनसैचुरेटेड रहते हैं, क्योंकि पोल यहां पे क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड रहते हैं। समझ में आया, इसको नोट कर लिए। तो जितनी भी मशीन जैसे हम पढ़ते हैं ना, जैसे आप ये पढ़ लिए, इसके बाद में मान लो आप वो पढ़ते हो, क्या बोलते हैं, अल्टरनेटर पढ़ोगे या सिंक्रोनस मशीन पढ़ोगे, सभी की ओसीसी ऐसी रहेगी, जितनी भी रोटेटिंग मशीन होंगी उनकी ओसीसी ऐसी रहेगी जो जनरेटर है, ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ क्या बताएगा कि ये पोल किस प्रकार से मैग्नेटाइज हो रहा है, फील्ड करंट के कारण इसकी फ्लक्स कैसे बढ़ रही है, तो जैसे जैसे इसकी फ्लक्स बढ़ेगी वैसे वैसे ईएमएफ भी बढ़ेगी, ठीक है ना। तो सभी की ओसीसी ऑलमोस्ट क्या होती है, सेम होती है। तो चाहे वो आपका सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर हो, सेपरेटली एक्साइटेड हो, तो सभी की ओसीसी का शेप ऐसा रहेगा। सेल्फ में और सेपरेटली में थोड़ा सा अंतर होगा, आगे पढ़ेंगे। सेल्फ में जैसे ये कैरेक्टरिस्टिक कहां से स्टार्ट हुई है, ओरिजिन से, तो ये बताने की क्या जरूरत थी मुझे, क्योंकि आपको याद रखना है कि ओरिजिन से स्टार्ट होती है, सेल्फ में ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होती है, आगे पढ़ेंगे। सेल्फ में यहां से ऐसे स्टार्ट होगी, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस है कि सेपरेटली में ओसीसी कहां से स्टार्ट होती है, ओरिजिन से, मूल बिंदु से स्टार्ट होती है। सेल्फ में लिटिल वे अप होती है, थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट होती है, उसको आगे पढ़ेंगे। तो इतना समझ में आया, इसको नोट कर लो, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।